This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा हिन्दुवासरः फाल्गुन शुद्ध एकादशी दिनांक 14 मार्च 2022 शरद विमानचार अध्याय 7 कृमि शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्याशुकपरिविलसन् मौलिमनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चापीताम्बरां वन्दे धन्वन्तरिं तं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाब्धे कुतूहुषा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्म बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छद्मै सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम बात कर रहे थे कि ये व्याधि के बारे में सुनने के बाद अग्निवेश ने सवाल पूछा कि पुरुष संशय जो कृमि है उनके स्थान संस्थान वगैरह के शरीर के बारे में सब स्थान संस्थान वर्ण इन सभी के बारे में आप बताइए। और बहस चल रही थी कि कृमि रोग निरपेक्ष दोष के कारण है या रोग के कारण है या दोष सापेक्ष रोग के कारण है। इसको आगंतु माना जाए या नहीं माना जाए, तो ये काफी बहस वाला मुद्दा है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि डेंगू या स्वाइन फ्लू मच्छरों के द्वारा या मलेरिया मच्छरों के द्वारा प्रवर्तित होता है, तो उनका समावेश आगंत विकारों में किया जाए, क्योंकि ये बाहर से कुछ आक्रमणीय भूत विषवायुः संप्रहा संप्रहा आगंत वो रोगा अपराधी। लेकिन ऐसा होने से इनका संपर्क केवल कारण है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि संपर्क होने के बाद भी बावजूद भी अगर हमारी प्रतिकार शक्ति अच्छी हो व हमारे दोषों का संतुलन बिगड़ा नहीं हो तो विकार नहीं होते हैं। और फिर इस बात को ध्यान में रखते हुए किसको महत्व देना है, एक अहम मुद्दा उत्पन्न होता है। अभी एलोपैथी ने तो इसको ज्यादा महत्व दिया इन्फेक्शन को, और फिर जब एंटीबायोटिक्स आई
तो इन्फेक्शियस डिसीजेस की तरफ देखने का पूरा माहौल ही बदल गया, दृष्टिकोण ही बदल गया और सिर्फ एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना इतना ही हो गया। अब जब शुरू में वायरल इन्फेक्शंस होने लगे, HIV हो या फिर हर्पिस जोस्टर हो या भी स्वाइन फ्लू, डेंगू वगैरह वगैरह सभी के वायरस जो है, तो उसमें कुछ एंटीवायरल उनके पास था नहीं शुरू में। अभी एंटीवायरल भी आ गया, लेकिन फिर भी वो सभी के लिए कारगर है ऐसी तो स्थिति है ही नहीं। और इसलिए इसमें काफी लिमिटेशंस आ जाती है। फिर भी पूरे विश्व भर में एलोपैथी का प्रचलन है और इसी दृष्टि से सभी लोग, और हमारे बुजुर्ग वैद्य भी इसी प्रकार की विचार श्रृंखला में अटक गए और ये जो इन्फेक्शंस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वही हमारे हिसाब में कृमि है। और दोष निरपेक्ष वो रोग का कारण हो सकते हैं और उनका नाश करने से रोग का नाश होता है, ये मानने लगे। फिलहाल परिस्थिति ऐसी है कि खास करके ट्यूबरकुलोसिस जो लंग का ट्यूबरकुलोसिस है, वो अगर हो जाता है तुरंत इस प्रकार से, तो बहुत सारे वैद्य जो उनके रिलेटिव भी ये मान लेते हैं कि नहीं, ये आयुर्वेदिक दवा से ठीक नहीं होगा, उसको एक करके लेनी ही पड़ेगी। अगर एकट्ठी से राहत नहीं मिलती है या उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो साथ में आयुर्वेद भी करेंगे इस प्रकार से। तो ये मानसिकता इतनी क्यों बदल गई? इसका एकमात्र कारण एंटीबायोटिक्स का करिश्मा। जब एंटीबायोटिक की थ्योरी पहले सामने आई, तो आपकी बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपने कुछ भी खाया पिया हो, कैसे भी लाइफस्टाइल हो, कुछ भी हो, फिर भी एक बार आपका निदान पक्का हो गया, ये टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है या और कुछ है इस प्रकार से, आपने ये ले ली, एंटीबायोटिक्स ले ली, तो आप ठीक हो जाएंगे। बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, परहेज की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है इस प्रकार से। और ये बहुत ही बड़ा सदमा था वैद्यों के लिए, या बड़ी बड़ी चुनौती इस प्रकार की वैद्यों के लिए। अब लोग धीरे धीरे उससे बाहर आ रहे हैं और केवल इस ऑर्गेनिज्म को देखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना है, ये बात सही नहीं है। बाकी दोष दुष्ट समूर्छना वगैरह किस प्रकार के है, कारण क्या है, ये सभी देखना भी जरूरी है और उसके आधार पर साध्यासाध्यता निश्चित हो जाती है। तो कृमि विमान स्थान में क्यों आए, ये सबसे अहम मुद्दा। तो शायद ये बात हो सकती है कि इस प्रकार के कृमि, चाहे आप उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहे या नहीं कहे, अलग बात इस प्रकार की रहेगी, वो दोष सापेक्ष ही ज्यादातर काम करते हैं, लेकिन दोष निरपेक्ष भी काम कर सकते हैं क्या, ये एक मुद्दा विवादास्पद इस प्रकार का उपस्थित होता है। और दोष निरपेक्ष अगर काम करते हैं तो उसको आगंतु में माना जाएगा। और फिर उसकी चिकित्सा आगंतु में भी दोषानुबंध बाद में होता ही है, लेकिन शुरू में नहीं होता है। शुरू में तो सिर्फ इन्फेक्शन हो जाता है इस प्रकार से और बाद में दोषों का संबंध रहता है। तो ट्रीटमेंट तो वास्तव में दोष की करनी ही पड़ती है, इससे तो
कोई छुटकारा नहीं है। सिर्फ अगर हम इसको आगंतुक मानते हैं तो हमें पर्यावरण की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और वो साफ सुथरा रहे, अच्छा रहे, इनको, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाहर के वातावरण में बढ़ने का मौका न मिले, इसके बारे में प्रयास करने पड़ेंगे, जो विदेशों में हुए हैं। लेकिन फिलहाल कोविड-19 की सिचुएशन में विदेशों की अपेक्षा भारत का भारत की इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी अच्छी रही, और इसीलिए तो ये काबू में आ गई। ये जो पैंडेमिक है वो काबू में आ गई। तो डेथ रेट भारत में कम था। जो डेथ हुए हैं, मौत हुए हैं, वो उनका कारण भीति है, वो एक अलग चीज इस प्रकार की रही। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमें पहले से ही बहुत सारे इस प्रकार के सूक्ष्म जंतुओं का सामना कर पड़ रहा है, और हमारी इम्यूनिटी, हमारी प्रतिकार क्षमता उसके लिए ज्यादा अच्छी है, सजग है। तो इसलिए भारत जैसे विशाल देश में 135 करोड़ वाली आबादी में इस प्रकार के पैंडेमिक का फैलाव उतनी तेजी से या उतना डेथ रेट नहीं रहा। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि हमें सभी दृष्टि से विचार करना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोचेंगे ही नहीं है, वो हमारे यहाँ कहाँ है, आयुर्वेद में है ही नहीं। और दूसरी छोर वही है हमारे शास्त्र में, दोषों विषय में को देखने की जरूरत नहीं। एंटीबैक्टीरियल ढूंढो, बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक जो भी है वो देखो। इस प्रकार से, ये इस प्रकार से विचार करने वाले भी लोग हैं। इन्फेक्शन डिसीज में इनिशियल स्टेज में पेशेंट आया तो क्रूमिंग, और थोड़ा बाद में आया तो दोष की प्रधान से करे क्या चिकित्सा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पूरी हिस्ट्री ले लो। अगर दोषों को निर्माण करने वाले, दोषों को बिगाड़ने वाले कारण पहले से मौजूद है तो उनकी चिकित्सा करनी ही है। अब कृमि के बारे में क्या सोचना है? कृमि में चिकित्सा से काम चलेगा नहीं चलेगा, ये बड़ा अहम मुद्दा है। और इन्होंने जिन कृमियों के बारे में बताया वो पुरुष जो कृमि मेनली इस प्रकार के है, और उनके बारे में सोचेंगे ये बैक्टीरिया वगैरह इस प्रकार से पुरुष संशय होते हैं क्या, पुरुष संशय होते हैं क्या, बड़ा विवादास्पद मुद्दा है। विदाउट हैविंग एनी क्लासिकल रीजंस, Cox patient C can it be considered as आगंतुक? वही पर मैं कर रहा था कि मलेरिया हो, टीबी हो, या डेंगू हो, स्वाइन फ्लू हो, कोविड-19 हो, कुछ भी इस प्रकार के रोग हो, अगर हमने पूरी हिस्ट्री ले ली है और हमें हिस्ट्री में कुछ नहीं मिल रहा रोगों, दोष के कारण, रोगों के कारण इस प्रकार साहसम वेग संरोधा स्नेहो संशयः संशयः अन्नपान विधि त्याग तत्वारस्य हेतः। ये नागेश्वर के बारे में वाक्य में जो बताया है, 4 कारण बताए सुश्रुत ने, चरकाचार्य ने विस्तार से इन सभी कारणों से संप्राप्तियों का वर्णन किया है। लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं है। हमारे हिसाब में राजयक्ष्मा है और एलोपैथी के हिसाब में टीबी है। तो ऐसी हालत में हम उस इन्फेक्शन को ज्यादा महत्व देंगे क्या इस प्रकार से, और एंटी ट्यूबरकुलर लेनी ही है ऐसा सोचेंगे क्या? बकरियों के साथ रहने से भी इम्यूनिटी होती है, क्योंकि बकरियों को नेचुरल इम्यूनिटी है टीबी के खिलाफ इस प्रकार से। तो ये भी बात कही जाती है कि हमें समूचे प्रकार से इसके बारे में सोचना है, और तभी हम
ठीक तरीके से चिकित्सा कर पाएंगे, निदान कर पाएंगे, चिकित्सा कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा कि ये जैसे एंटीबायोटिक्स आ गई और फिर इन सूक्ष्म जंतुओं को एंटीबायोटिक्स की वैक्सीनेशन होगी, क्योंकि अधूरे कालावधि के लिए अधूरे डोज में एंटीबायोटिक्स का प्रयोग हुआ तो उनका पूरा खात्मा नहीं हुआ, और पूरा खात्मा नहीं, उनकी अगली पीढ़ी जो है वो रेजिस्टेंट होने लगी। तो ये बात हम भूल नहीं सकते कि उनकी ताकत बढ़ गई है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, और हमारी ताकत कम हो गई है, क्योंकि जो धान हम ले रहे हैं, जो जर्सी गाय का दूध हम ले रहे हैं, वो खुद इस प्रकार के रोगों के मुकाबले के लिए सिद्ध नहीं है, इसलिए उसको केमिकल पेस्टिसाइड्स का कवरेज होना पड़ता है। संकरित जो है, जर्सी गाय को हार्मोन्स वगैरह सब खिलाते रहते हैं दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, और फिर अगर ये कुकुट वगैरह उनको तो रेगुलर एंटीबायोटिक्स जाते हैं। तो इस प्रकार का खाना खाने से हमारी इम्यूनिटी क्या बढ़ेगी? तो खुद इम्यूनिटी नहीं है, वो हमें क्या इम्यूनिटी देंगे? एक सबसे बड़ा होता है। तो हम ऐसा अभी नहीं कह सकते कि हम इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। हाँ, हम दोषों में देखेंगे, उसके आधार पर चिकित्सा करेंगे, बस बाकी कुछ करने के लिए, लेकिन ये हो नहीं रहा है। और ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स हमारे ट्रीटमेंट में है और सफलता नहीं मिली है, एलोपैथी में चले गए, ट्रीटमेंट शुरू की, तुरंत राहत मिलने लगी, पेशेंट सुधरने लगा, ये देखा। तो इन सभी के बारे में हम किस प्रकार से सोचेंगे? हमारे हिसाब में जो साध्या साध्य टका निकष है इस ट्यूबरकुलोसिस में, खास करके राजा इक्ष्वाकु, परमाणु क्षीण है तो विद्रुप राजा इक्ष्मा भी असाध्य है, और बलमाओं संख्या तो एकादश भी साध्य है। तो इन्हीं के ऊपर हमें भर देना पड़ेगा। मौसम एवाश्नतो युक्त्या मार्मिकं पिबतो च अभिदहति विद्यते मानलवते। अगर हमारे हिसाब में वो राजा इक्ष्मा है तो ये बात है, अगर हमारे हिसाब में वो राजा इक्ष्मा है ही नहीं, कुछ अलग ही है, तो उसके बारे में कैसे सोचेंगे? तो कृमिघ्न चिकित्सा इन्फेक्शियस डिसीजेस के लिए करे नहीं करे, ये बड़ा विवादास्पद मुद्दा इस प्रकार का है। नामन ने यद्यपि ऐसा सोचा था कि कृमि से डायरेक्ट अतिसार निर्माण हो रहा है और ये कृमि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो कह रहे थे, फिर भी मैं पूर्णतया उससे सहमत नहीं हूँ कि केवल वही कारण है, ऐसा तो मैं नहीं मानने वाला। तो सुतरा मध्यम उपानतः वगैरह जो बाकी कारण दिए गए हैं अतिसार के, वो भी सुविदोषतः ये भी कारण दिया गया है, और कृमयो ही रोग कारण ऐसा चक्रपाण या मधुकोश टीका का टीका भी है वहाँ। उसके आधार पर बाबू नानन सर कह रहे थे कि ये दोष निरपेक्ष भी रोग निर्माण कर सकते हैं, जो अभी एलोपैथी कह रही है इस प्रकार से। वो तो दोष वगैरह कुछ जानते नहीं है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इससे ये रोग निर्माण होता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करो, रोग मिट जाएगा। इतना उनका कार्यकरण भाव आसान इस प्रकार का है। फिर भी ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि अगर आगंतुक भी उसको माना जाए तो भी आगंतुक में भी दोष दोष वगैरह देखनी ही है, उसके बगैर उसकी टिप्पणी नहीं होती है। तो दोषों विषय में बाद में तो सही होता होगा ही, लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा कि दोषों में पहले से है, बाद में हुआ है, और फिर चिकित्सा हमें उस आगंतुक कारण की करनी है या नहीं करनी है, ये बड़ा अहम होता है। और ये विकल्प सामने आया, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, इस प्रकार के कुछ विकल्प सामने आए अभी कोविड-19 में, जैसे में ये गांगुस भी है, ये शालीकरण एक
इसका प्रयोग क्या है, इसके एंटीवायरल एक्टिविटी इन विट्रो प्रूव हो गई थी। तो वो देखकर मैंने हेपेटाइटिस बी में भी उसका प्रयोग किया, अभी बिसर पे भी उसका, जोस्टर में भी उसका प्रयोग किया, सभी में सफलता मिल रही है। अब ये सो कॉल्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन है, शक्तिशाली तो नहीं है, हमारा ही मेडिसिन है। फिर भी इसमें एक मुद्दा अहम रहेगा कि विचार आयुर्वेदिक नहीं है, विचार तो एलोपैथिक है। फिर भी हमें हमें अभी रिजल्ट चाहिए। वैद्य के पास मरीज आया है, वैद्य ने आयुर्वेदिक दवा दी है और उससे राहत मिली है, ये हमारे लिए अहम है। वो किसी एलोपैथी के डॉक्टर के पास जा रहा है, HIV है और ARV ट्रीटमेंट ले रहा है और उससे ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन HIV पॉजिटिव है, एड्स नहीं है, हमारे ट्रीटमेंट पर है, वायरल लोड कम हो रहा है, या HbSAg जो है वो सरफेस एंटीजन कम हो रहा है, तो हमारे दवा का रिजल्ट है। तो फिर ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इसके जरिए रिजल्ट्स अगर आते हैं तो उसके बारे में अलगता से सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। और हमें अभी चाहिए कि आयुर्वेद प्रैक्टिशनर एस्टेब्लिश हो इन सभी इंफेक्शियस डिसीजेस के बारे में भी। ऐसा नहीं होना है कि उसको इंफेक्शियस डिसीजेस है तो वो काम नहीं कर सकता, वो रिजल्ट नहीं दे सकता, ऐसी नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो देखो, ये तारतम्य से इसका विवेक करना है, और किसी भी हालत में पूरी जानकारी, हिस्ट्री लेनी ही है मरीज की। हमारे दृष्टि से क्या क्या भाव है ये सभी समझना ही है, और उन सभी भावों को लेकर चिकित्सा करनी ही है। चाहे तुम एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल के बारे में कुछ सोचो और एडिशनल दे दो इस प्रकार से, लेकिन हमारे हिसाब में जो दोषो वैषम्य है उसकी चिकित्सा तो करनी ही है, ये बात सबसे अहम ध्यान में रखनी। अथस्मै प्रोवाच भगवान आत्रेय किल अग्निवेश विंशति विधा कृमयः पूर्वमुत्तिष्ठः नानाविधेन प्रविभागेन अन्यत्र सहजे। तो ये भी काफी अलग बात है। सहजेभ्यः अन्यत्र, सहज कृमि होते हैं तो हमारे जन्म के साथ ही, और उनको छोड़कर 20 प्रकार की कृमि नाना विधेन प्रविभागेन, अन्य बहुत तरीके से उनका विभाजन करके बताया। ते पुनः प्रकृतिभिः विभज्यमानाः चतुर्विधा भवन्ति, यथा पुरीषजाः, श्लेष्मजाः, शोणितजाः, मदजाश्च। वो फिर 4 प्रकार के हैं। तो विंशति विध कृमि के बारे में बात करते हैं अन्य सहज को छोड़कर। सुश्रुत में रसायन अध्याय में एक रसायन आया है कि जिसमें सहज कृमि भी बाहर निकलते हैं, पूरे बदन से कृमि बाहर निकलते हैं, ऐसा वर्णन। दोष वैषम्य था इसलिए इन्फेक्शन हुआ, ऐसे भी ले सकते हैं क्या? वो तो ले सकते हैं। दोष वैषम्य था, धातुओं का बल कम था और इसलिए इन्फेक्शन हो गया, तो हो सकती है बात। तो दोष वैषम्य को दूर करेंगे, हाँ, तो इन्फेक्शन भी चला जाएगा। अभी जो शुरू की अवस्था में मरीज आए थे कोविड-19 से, घर में ही रहे, गार्गल्स किए, लंघन किया, कुछ दवाइयाँ और ठीक हो गए। कोविड पॉजिटिव भी थे उनके हिसाब से। अब ये कोविड ही था या इन्फ्लुएंजा था, ये तो बात RT-PCR अगर डिफरेंशिएट नहीं कर रही है तो पता नहीं है कि इन्फ्लुएंजा था या कोविड-19 था। अभी इसको सभी को कोविड-19 लेवल करके उन्होंने होम क्वारंटाइन सब बता दिया। तो उसके साथ में दोषोवेशन में भी था, कुछ मरीज ऐसे रहे जो असिम्प्टोमेटिक रहे, कुछ भी सिम्टम्स नहीं हुए, फिर भी घर में एक को हुआ है इसलिए परीक्षा की गई, RT-PCR की गई, उसमें इन्फेक्शन पाया गया, उनको लेवल कर दिया, उन्हें तो कुछ नहीं किया।
8 दिन के बाद उनका RT-PCR नेगेटिव आ गया तो कहेंगे कि हाँ ठीक है, ठीक हो गया इसका टाइफाइड। जब डिसीज था ही नहीं तो ठीक क्या हो गया। अभी एलोपैथी में केवल इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर मरीज है ये डिक्लेयर करना बहुत बड़ी बात हो गई, अहम बात हो गई। आपको शुगर लेवल हाई है तो आप डायबिटिक है, चाहे आपको डायबिटीज के एक भी लक्षण न हो। आपका ब्लड प्रेशर हाई तो आपको हाइपरटेंशन है, एक भी लक्षण न हो तो भी लेबल कर देते हैं, दवाइयां शुरू कर देते हैं और उसको मीन लेवल पर लाके रख देते हैं और बताते हैं अब स्वस्थ हो गया। क्या मूर्खता है। जबकि हमारे हिसाब में रोग के कुछ भी लक्षण नहीं थे, दोषों में दिखाने वाले कुछ भी नहीं लक्षण थे, फिर भी उसको रोगी माना गया, उसको दवाइयां शुरू कर दी और जब ये इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल रेंज में आ गए तो कह दिया कि आप ठीक हो गए इस प्रकार से। लेकिन फिर भी आपको ये दवाइयां जन्म भर लेनी है, चाहे डायबिटीज हो चाहे हाइपरटेंशन हो, कुछ भी हो इस प्रकार। तो ये बड़ा अजीब इस प्रकार का है। और कैसे इस मानसिकता से लोगों को बाहर निकाले, एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो ये प्रकृति भी विभज्यमाना चतुर्विधा भवति, ये 20 सहज को छोड़कर वो तो हमारे साथ ही निर्माण हुआ है, हमारे साथ ही जाएंगे। तो वो हमारे लिए तकलीफ देने वाले इस प्रकार नहीं है। एक भारतीय विज्ञान परिषद मासिक आता है मंथली, उसमें एक टाइटल था कि सूक्ष्म जंतु नकोतस का, सूक्ष्म जंतु हमें चाहिए ही नहीं, ऐसी कुछ स्थिति है क्या। तो उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म कृमि हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है। जो पूरा इंटेस्टिनल फ्लोरा जो है, जो एलोपैथी के हिसाब से कन्वर्जन करने में, आहार रस बनाने में, उसको हम निकाल देंगे तो बड़ी मुसीबत होगी। हमें चाहिए वो लोग। वैसे भी जब पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया गया तो जो इन्फेक्शन है उसको खाने वाले अन्य जो कीट है वो भी नष्ट हो गए। निसर्ग में किसी भी समस्या का हल नैसर्गिक होता है। यहाँ पे वसुधा सरदार ने एक अनुभव बताया था कि नैसर्गिक खेती कर रही थी और मावा बहुत बड़े पैमाने पर हो गया। तो मजदूर जो थे, किसान थे, वो बोलने लगे कि एक बचेगा नहीं हमारा और फसल, पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो बोले ठीक है, कल सुबह जाकर देखते हैं क्या स्थिति है। सुबह जब गए तो देखा तो बहुत छोटे छोटे पंछी वहां पे बड़ी मात्रा में उतर आए थे और वो मावा खा रहे थे। मावा इतने बड़े पैमाने पर था कि 3 दिन लगे उन पंछियों को उनको खाने के लिए, लेकिन फसल बच गई। तो अगर पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते वो पंछी भी नहीं आते ना। जहर जहर अगर हम इसके ऊपर डालेंगे तो उनके जो नेचुरल शत्रु है वो भी नहीं आएंगे, और ये सबसे बड़ा रीजन है के चक्कर में किसान फंस जाता है। तृणनाशक का प्रयोग करते हैं और तृण नष्ट हो जाता है तो गाय बैलों को खाना नहीं मिलता और फिर वो जहर जमीन में घुस जाता है, पेस्टिसाइड्स के भी जहर। तो पेस्टिसाइड्स का कवरेज देते हैं पौधों को, पेड़ पौधों को, तो उससे जहर फैल जाता है और जो इस प्रकार के रोग होने वाले हैं सूक्ष्म जंतुओं से, ये छोटे छोटे कीड़ों से, इस प्रकार से उसको खाने वाले दूसरे पक्षी कीटक नहीं आते। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। इसका ट्रैप प्लांट्स इस प्रकार से कहते हैं, झंडू
एक ट्रैप प्लांट है। तो कीटक अगर आते हैं तो वो झंडू की तरफ आकृष्ट होते हैं, हमारा मेन मेन फसल जो है बन जाती है। तो उनको क्या खाने के लिए देना है, किसका रक्षण करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो अगर जीवो जीवस्य जीवनम, यही सही है, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है, तो हम उनको मारने की कोशिश नहीं करें। उसको मारने वाला है ना कोई दूसरा दुनिया में, तो उसको आने दो ना। वो अपने आप उसको, उसका भी संतुष्टि हो जाएगी, इसका भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी इस प्रकार से। लेकिन ये जो मानसिकता निर्माण की गई है कि अगर आप पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं करेंगे तो पूरी फसल चली जाएगी वगैरह वगैरह, ये सबसे अहम मुद्दा है। और किसान उसमें फंस गया कि हर बरस आपको संकरित जो बीज है वो फिर से बाजार से लेना पड़ेगा, उसको पेस्टिसाइड्स का कवरेज देना पड़ेगा, आपके पास मजदूर नहीं है तो आपको एक तृण जो है वो काटने का, तो दुष्ट करने के लिए उसके लिए तृणनाशक देना पड़ेगा। और फिर नैसर्गिक शत्रु कुछ भी नहीं रहेंगे, और कोई इन्फेक्शन अगर जोरदार हो जाए तो फसल चली जाएगी, अवर्षण हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए तो भी फसल चली जाएगी। तो खर्च बहुत बढ़ गया और आमदनी कम हो गई, तो ये खुदकुशी का माहौल फैल गया किसानों में। क्लेदात भवन्ति कर्मयः, शरीरात व सृष्टीत ही दिसते, वैषद्य टिकून राहील असं प्रयत्न करत राहिलं तर कृमी उत्पन्न होण्यास अनुकूल भूमी मिळणार नाही, हा सामान्य विचार कृमी चिकित्सेत प्राथमिक राहील असे वाटते। सही है। और इसलिए स्वच्छता होनी चाहिए। ये जो शौच है, ये बात बताई गई है कि अनुरक्त शुचि दक्षो बुद्धिमान परिचारक वगैरह वगैरह, इस प्रकार से शुचिता की बात वैद्य के बारे में भी है, रोगी के बारे में भी है, परिचारक के बारे में भी है। मेरा तो मंतव्य है कि शुचिता केवल शारीरिक स्तर पर शुचिता या वातावरण की शुचिता इतना ही नहीं, मानसिक शुचिता भी होनी चाहिए। हमारे भाव निर्मल होने चाहिए, हमारा मकसद मानवता का होना चाहिए। तो ये शुचिता अगर होती है तो ये नहीं बढ़ने देते हैं। तो ये पानी की बात जो है अभी, पानी क्लेद निर्माण करने में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर कहीं कोष की प्रक्रिया शुरू होती है, कूजन की प्रक्रिया शुरू होती है, पचन गलिमांति नहीं हुआ तो कृमि बढ़ते हैं। तो ये इसका संबंध अग्नि से है, इसका संबंध लाइफस्टाइल से है। तो आप लाइफस्टाइल को सुधारो, अग्नि को सुधारो, क्लेद निर्माण न होने दो, तो कृमि नहीं बढ़ेंगे शरीर में। और ये बढ़ेंगे नहीं तो उनके जरिए इस प्रकार की जो बीमारियां होती है वो नहीं होंगी, ऐसा। तो पर्यावरण में क्लेद का निर्माण न हो, जहाँ पानी संचित है और उसमें फिर कीड़े बढ़ रहे हैं, इस प्रकार की बात न हो। इसके बारे में अभी कारपोरेशन भी लोगों को भेजती है देखने के लिए, कहीं ऐसा हो तो नोटिस हो जाती है, और इसके लिए ये इस प्रकार का जल संचय नहीं करना है वगैरह बताते हैं। लेकिन फिर भी केवल इससे तो नहीं होगा, वातावरण प्रदूषित है, ऑटो इन्फ्लुएंस है, तो इन सभी के जरिए वातावरण अगर दूषित हो रहा है तो कृमि को बढ़ने के चांसेस बनने मिलेंगे ही इस प्रकार से। तो इसीलिए कम से कम हमारा जो एरिया है, हमारी जितनी जगह है उसको तो साफ सुथरा रखे, उसमें धूपन रेगुलेटरी करे। तो मैंने ये शुरू में ही बताया था कि
क्लिनिक में धूपन करना आरंभ करो, कम से कम बाहर से लोग आने वाले हैं तो ये धूपन अभी भी कर रहे हैं। तो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता भी है, कोविड-19 का वायरस हो या और कुछ हो, तो वो टिक नहीं पाएगा इस प्रकार की दूषित इस प्रकार के वातावरण। और प्लेग इस प्रकार का कहीं नहीं बढ़े बाहर भी, ये अगर हम कोशिश करते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि नैसर्गिक कृमि जो है या सहज जो कृमि है वो हमारे लिए फायदेमंद भी है। सूक्ष्म जंतु नपोतस का ये उन्होंने जो लेख लिखा था उनमें ये बहस की थी कि बहुत सारे जंतु फायदेमंद है, हम जब इनको मारने की कोशिश करते हैं जो तकलीफ देने वाले, पीड़ा देने वाले, रोग निर्माण करने वाले, तो उनके साथ ये भी मरते हैं। ये तो अभी मालूम है, बैक्टीरियल फ्लोरा चला जाता है एंटीबायोटिक्स के जो। और फिर उसके लिए दही का सेवन करो, पत्र का सेवन करो, ऐसा बताते हैं, प्रोबायोटिक का प्रयोग करना है। अब दही के बाकी परिणाम क्या होते हैं ये तो देखते नहीं है, पता देते हैं दही खाना है, कैसे खाना है, नहीं खाना है, कब खाना है वगैरह, इसके बारे में कुछ बताते नहीं। तो बड़ा अजीब माहौल है। सर्वांगीण दृष्टि से जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक अधूरापन रहेगा, हाथी और छह अंधे अंधे की तरह बात हो जाएगी। और फिर उसके दुष्परिणाम होते रहेंगे। तो नहीं ज्ञानावयवेन कृष्ण ज्ञेय ज्ञानम उत्पद्यते, ये जो बात कही गई है कि केवल ज्ञानावय से हम संतुष्ट हो जाएंगे और हाँ यही सच है ऐसा मान लेंगे, इतना ही सच है ऐसा मान लेंगे, तो बड़ी मूर्खता है। वो भी चल रही है, रेगुलर चल रही है, और लोग बाकी के बारे में सोचने के लिए तैयार ही नहीं है, कुछ मालूम करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। तो उनको प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे? तो ये बात ध्यान में रखनी है कि सहज कृमि भी है और उनके बगैर ये 20 प्रकार के कृमि है, पुरीषज, श्लेष्मज, शोणितज, मलज। अब अग्निवेश ने शंका पूछते हुए पुरुष कृमि के बारे में पूछा, लेकिन आत्रेय ने उत्तर देते हुए अब परम सर्वकृमिणाम पुरुष संशयाम इस प्रकार की शंका पूछी थी। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं केवल पुरुष संशय नहीं होते हैं, 4 संशय होते हैं कृमि के। और इसमें शोणित कृमि भी है, एक बड़ा अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और पुरुषज और मरज अलग किए गए हैं। और कफज कृमि भी बताया, सर्वेश्वर सर ने एक दिन बताया था कि नाड़ी में कफज कृमि की नाड़ी को पहचान पाना यह बहुत अहम मुद्दा है। वो अगर आप सीख गए तो आपको नाड़ी परीक्षा अच्छी आ गई। वैसे स्वदेश मुक्त को बताने नहीं वाले, बताने वाले कोई नहीं है ये क्या करने हैं। लेकिन ये तो बात पता चली कि कफज कृमि की नाड़ी होती है, अहम होती है, और उसको समझ पाना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि ये इन सभी में कृमि बढ़ते हैं, ऐसा है। और इसीलिए कृमि की जो औषधियां हैं वो भी इसी प्रकार के मल से संबद्ध है। अश्वपुरीश या गोबर वगैरह इसका प्रयोग काफी कृमिन चिकित्सा में आता है, क्योंकि मल में निर्माण होने वाले हैं। तो मल में निर्माण होने वाले भावों को मल में निर्माण होने वाले भावों से या मल से चिकित्सा करे, ये काफी आगे आता है। तत्र मनो बाह्यश्च आभ्यंतरश्च, मल जो है वो बाह्य और आभ्यंतर इस प्रकार का, 2 प्रकार का। तत्र बाह्य मलजातान मलजा मलजातान मलजान संचक्ष्म है। तो बाह्य मल में जो निर्माण होने वाले हैं उनको मलज कहते हैं। तेषां समुत्थानम ऊर्जा वर्जनम।
तो उनका समुत्थान क्या है, कारण क्या है? तो मृजावर्जनम, की शुद्धि नहीं करना, शौच से दूर रहना। तो काफी लोग ऐसे होते हैं कि स्नान हर रोज करना है, ये पता ही नहीं है। तो हफ्ते में एक आध बार, 2 बार इस प्रकार के स्नान करवा लेते हैं। हर रोज मल प्रवर्तन होना है, ये भी पता नहीं है। अगर उसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं, कब होता है, कितनी बार होता है, तो उनको लगता है गंदे क्वेश्चन है। इसका मेरे रोग से क्या संबंध है? मुझे डायबिटीज है, डायबिटीज की दवा दे दो, शुगर बढ़ कम करने वाली दवा दे दो, बस, बाकी कुछ करना नहीं है। तो मल की निर्मित है और संचित हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहा, तो उसमें कृमि बढ़ने की आशंका बहुत ज्यादा इस प्रकार की होगी। तो बाह्य और अभ्यंतर मृजावर्जन की शुद्धि नहीं करना, शौच नहीं करना, स्नान वगैरह इस प्रकार की जो क्रियाएं बताई गई है, ये एक कृमि का कारण इस प्रकार का हो जाता है। अब जैन साधु संन्यासियों में मैंने ये देखा कि वहां मृजावर्जन है, कि स्नान नहीं करना है इस प्रकार से ज्यादा पानी से पोंछ लेते हैं, लेकिन स्नान जैसी विधि नहीं है। वो कारण उसका ये वृक्ष है, स्नान वृक्ष है, और इस प्रकार के कामुक भाव मन में निर्माण न हो, इसलिए स्नान नहीं करना है, ऐसे उसके पीछे रीजन होगा, कारण होगा। लेकिन ये कृमियों को जन्म देता है, ये भी बात सही। और मैं अहमदाबाद में जाता था, वहाँ जो इस प्रकार का आश्रम था, जहाँ काफी मात्रा में साधु संन्यासी रहते थे, वहाँ बहुत मक्खियां होती थी। और खाना खाते वक्त ये हाथ से, बाएं हाथ से बार बार हिलाना पड़ता है कि मक्खियां नहीं आए, मक्खियां नहीं आए। तो मैंने कही ये बात अच्छी नहीं है। एक तो मृजावर्जन है, बाह्य स्नान नहीं है, और फिर इस प्रकार की मक्खियां अगर आ रही है भोजन के ऊपर, तो वो भी कुर्ब का एक अहम कारण बनती है। तो धूपन रेगुलर रूप से होना चाहिए, तो ताकि मक्खियां इस वातावरण में रहे नहीं। या फिर साफ सुथरा इस प्रकार का रखना है, परिसर जो है वो साफ सुथरा रखना है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मृजावर्जन एक अहम मुद्दा इस प्रकार का होगा। कृमिण द्रव्य भी काही इन 4 भेद से आए है क्या? शोणितज कृमिहर, श्लेष्मज कृमिहर, ऐसा ऐसा तो देखा नहीं है कि रक्तज कृमिहर, शोणित कृतज कृमिहर इस प्रकार के द्रव्य आगे मेरे ख्याल में कहीं नहीं आए। कृमि इन जनरल में बताया गया। अभी 65 जी का एक अजीब अनुभव था। खदिर कुष्ठक नाम ऐसा आग्रह संग्रह है। तो कुष्ठ चिकित्सा में खदिर का प्रयोग करते थे, गायत्री नाम से। और ये देने से कृमि पतन होता था। वास्तव में खदिर कृमिघ्न के हैसियत में प्रयोग में नहीं लाया जाता, बिड़ुंग कॉमन है ज्यादा। अरबवत कपिला या अरबवत या कपिला चूर्ण ये कॉमन प्रचलन में। लेकिन खदीर का प्रयोग होने के बाद ये कृमि इस प्रकार से निकलते हैं, पुरुष चक्र में, ऐसा देखा गया था। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इस प्रकार से उपज कृमि, सुनित कृमि, इनके बारे में हम सोच सकते हैं क्या? अभी ब्लड कल्चर कभी कभी रिपोर्ट किया जाता है, मैंने भी सुझाव दिया है। और ये रक्त में ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनके बारे में ये सोचा जा सकता है, उनके बारे में सोचा जा सकता है। ये
रक्तज कृमि के जैसे कुछ विचार करें क्या? अगर रक्तज कृमि के लिए कुछ दवाइयां अलग से मिले तो, नहीं तो हमें क्लेद के बारे में ही सोचना पड़ेगा और मृजा शुद्धि के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। शायद रक्त मोक्षण तो उसके लिए चिकित्सा हो सकती है सिरावेद खास करके, लेकिन हमारा निदान रक्तज कृमि है, रक्तज क्लेद है और उसको निकालना है, ऐसी अगर स्थिति हुई तो ये बात हो सकती है। स्थानं केशश्मश्रु लोमो पक्ष्मो वासांसि तो केशश्मश्रु लोमो पक्ष्म ये भी दिखाई देते हैं कि यहाँ के केस जो है भुवया या पापड़ी वर्तम इस प्रकार से पक्ष्म भुवया में तो दिखाई देते हैं और वासांसि और वस्त्र इसमें ये कृमि दिखते हैं। संस्थानम अवस्थिलाकृतया बहुपादाश्च बहुत छोटे होते हैं, अनेक पाद होते हैं और तिल जैसी आकृति होती है। वर्ण कृष्ण शुक्लश्च कृष्ण या शुक्ल वर्ण का होता है। नामानि युका पिपीलिकाश्च लिक्षा भी है, युवा और लिखा इस प्रकार से कहा जाता है। तो युका और पिपीलिका तो छोटे छोटे चींटियां इस प्रकार की। क्या सिर्फ कृमि ही पुरुष मल में निकलते हैं या बाकी रक्तज और श्लेष्मज भी निकलते हैं? मुझे तो लगता है कि सभी का मूल पुरुष कृमि है और फिर वहां से वो कफ में, रक्त में, आंत्र में, हृदय में इस प्रकार से जा सकता है। आगे हृदयाद अंतराद वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें बताई गई है कृमि के बारे में। लेकिन शुरुआत पुरुष कृमि से है और इसीलिए आत्र अग्निवेश ने सवाल पूछते हुए फिर पुरुष कृमि के बारे में पूछा। आत्रेय ने जवाब देते हुए 4 आश्रय बताए इस प्रकार से। प्रभाव कंडुजननम कोठपीड़का निर्वर्तनंच तो उसका प्रभाव जो है कंडू निर्माण करना या कोठपीड़का इस प्रकार का निर्माण करना। अभी जब ये शीत पित्त उदर कोठ इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते, रोग निर्माण होते हैं, तो इसमें धब्बे धब्बे आते हैं, बहुत कंडू होती है, दाह भी होता है कभी। तो ये शीतपित्त या उदर की संप्राप्ति अगर देखेंगे तो अम्लपित्त शुरू में था, इनके एसिड्स ले गई और फिर शीतपित्त उदर हो गया है, काफी मरीजों को देखा जाता है। तो ये दोषगति जो कोष्ठ में थी वो शाखा में चली जाती है और इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हम इसमें रक्तजन कृमि के बारे में सोचें, यहाँ तो बताया गया है मृजावर्जन वही कृमियों के बारे में बता रहे थे और इसमें जो कोठ पीड़ा का निर्माण होते हैं वो लोकल होंगे, पूरे बदन पे इस प्रकार के नहीं होंगे। जो शीतपित्त उदर कोठ में होंगे वो कहीं भी हो सकते हैं इस प्रकार से। और शायद चिकित्सा जो करनी है तो बाह्य चिकित्सा इस प्रकार की है। चिकित्सा खलु यशाम अपकर्षण मनोपघाता मलकरणांश भावानाम अनुपसेवनम। तो ये चिकित्सा सभी के लिए समान ऐसी ही है, बाह्य कृमि हो या अभ्यंतर कृमि इस प्रकार के हो। अपकर्षण तो पहला जो है वो दिख रही है चिटिया या युकालिक्षा, तो उसको बाहर निकाल देना। और ये काफी देखा जाता है कि किसी एक के सिर में इस प्रकार की युकालिक्षा निर्माण हो गई हो तो उसके संपर्क से दूसरे भी लड़की के बालों में ये युकालिक्षा निर्माण होने लगते हैं केवल संपर्क से, और फिर उनको ढूंढ ढूंढ कर निकालना और मार देना।
एक अहम बात होती है। अभी काफी मेडिसिन आ गई है उसके लिए, लेकिन फिर भी उसमें जहरीले इस प्रकार से मेडिसिन का प्रयोग करना अच्छा नहीं। नीम तेल का, करंदे का फूल का प्रयोग करो, वो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। और शिकेकाई का नहाने के लिए प्रयोग करो, वो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। डॉटेड टंग ये कृमि का लक्षण है, कुछ लोग मानते हैं। वैवर्ण्य ये बात बताई गई है। और अगर बाकी परीक्षण भी कृमि की पुष्टि कर रहा है तो ये कुछ लोग मानते हैं कि ये कृमि का लक्षण इस प्रकार का है। तो उनको निकाल देना है मलोपघात। मल का उपघात इस प्रकार से करे कि जहां कृमि रह नहीं पाएंगे। मलकरणांच भावानां अनुपसेवनमिति। और मलकर जो भाव है वो उनका सेवन नहीं करे इस प्रकार से। तो ये अहम मुद्दा इस प्रकार करेगा। कहीं ऐसा भी होता है कि सार्किट विभाजन जो होता है तो अग्नि अच्छी तरीके से काम नहीं करती, और फिर सार भाग कम और पित्त भाग या उससे निर्माण होने वाला मल भाग ज्यादा होता है। और ये पुरुष के बारे में भी देखा जा सकता है। बाकी धातुओं के कपट पित्त मलाक्ष इनके बारे में भी देखा जा सकता है। मेरे पास एक प्रतिष्ठा का मरीज था और बहुत दिनों से मैं एक प्रतिष्ठा था, और काफी मात्रा में कफ नाक से निकलता था। तो मैंने पूछा कि कर्णमल भी बहुत ज्यादा निर्माण होता है और कान बार बार तुम्हें साफ करने पड़ते हैं क्या? तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। और बोला कि मैंने मुझे तो किसी ने आज तक ये प्रश्न पूछा नहीं था, इतनी सही है। मैं हैरान हूँ, हर 2-3 दिन के बाद मुझे कान साफ करना पड़ता है, नाक से तो निकलता ही रहता है। पूछा था तो मैंने उसका निदान मांसवस्रुतस की दृष्टि है, और ये दोनों खमल है, नासामल और कर्णमल है, दोनों खमल है। उस प्रकार नाभि में भी इस प्रकार का मल निर्माण होता है। तो पित्त विभाजन अच्छा नहीं हो रहा, तो साफ अगर बन जाए ज्यादा और पित्त कम हो जाए तो प्रतिष्ठा में राहत मिली। तो मैंने मांस का चक्र तो उसको पिलाया, और फिर वजन भी बढ़ गया और ये समस्या भी दूर हो गई। प्रतिष्ठा भी चला गया, कान में ज्यादा बल निर्माण होना ये भी चला गया। तो अग्नि के बारे में सोचना है कि अग्नि की स्थिति क्या है, और फिर उसको दुरुस्त कैसे करना है। धात्वग्नि के बारे में भी इसके बारे में सोच सकते हैं। तो मनोपघाता मलकराणांच भावानां अनुपसेवनम। और मल निर्माण करने वाले जो भाव है उसका सेवन नहीं करना। अभी प्रभुपाद दिन मलो माससूपम परम स्मृतः, उड़द जो है वो मल निर्माण करने में एक अहम भाग बताया गया, और माश सूप पर्टिकुलरली इस प्रकार से मल निर्माण करने में अग्रय इस प्रकार से। वेणुमाधव शास्त्री जोशी जी ने एक केस स्वरावांगात स्कूटर फिरते आयुर्वेद पत्रिका में पब्लिश हुई। मरीज का कहना था कि उसके पूरे बदन में एक स्कूटर घूमती रहती है, तो आवाज करती। अब किसी को ये लक्षण समझ में ही नहीं आया, वो सिर्फ ऐसा ही बता इससे मुझे मुक्ति दिलवाओ। तो खोजने पर पता चला पुरेशे वायु रंत्राणी सशब्द वैष्णव पृष्ठो बनवते अत्युग्र मृत्युवाश्रय पीड़ा। वायु ही फिरता है पूरे शरीर में, घूमता रहता है, और उसका मूल कारण पुरुष क्षय था। ये मास्टर सूत्र का प्रयोग किया जोशी ने, और वो प्रयोग होने के बाद
ये पूरी जैसे बढ़ गया वैसे स्कूटर फिरना बंद हो गया, वो ठीक हो गया। तो ये बड़ी अजीब इस प्रकार की तो मल कराणा भावानाम अनुपसेवनम, अगर आप उड़द की दाल वगैरह ज्यादा खा रहे हैं और इसके जरिए कृमि निर्माण हो रहा है, मल निर्माण ज्यादा हो रहा है, तो वो कम कर देना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और जिनमें इस प्रकार की केस है कि मल निर्माण कम हो रहा है, उनमें शायद पेशाजबद्ध कुर्माशय उमाशय आदि जो बात बताई है वो कुछ करना पड़ेगा। तो मल निर्माण करने वाले भाव कुर्मी अगर उसमें है तो उनका सेवन नहीं करवाना है, ताकि कुर्मी बढ़ेगी। आश्रय नहीं रहेगा तो आश्रय जो है वो अपने आप चला जाएगा। इस प्रकार का अहम मुद्दा रहेगा। शोणितगाराम तो खर कुष्ठ ही समान समुत्थान, रक्त जो कुर्मी है उसका कुष्ठ के समान कारण उसके होते हैं। तो स्थानम रक्तवाहिन्यो धमन्य, रक्तवाही धमनी ये कारण है। संस्थानम अणु वृत्ताश्च अपादाश्च, ये अणु है, वृत्त है और अपाद है, पाद रहित है, ऊपर वाले पाद वाले थे। सूक्ष्मत्वाच्चय के भवन्ति अदृश्य, और सूक्ष्म होने के कारण कुछ कुर्मी अदृश्य इस प्रकार के होते हैं। वर्ण ताम्र नामानि केशादाह लोमादाह लोमद्वीपाह सौरसाह औडुम्बराह जंतुमात्रश्च। अब ये केशाद लोमाद वगैरह सभी जो है वो शोणित कृमि है, ये बात अभी मेरे ध्यान में ज्यादा समझ में आई। तो शायद रक्तज कुर्मी के लिए चिकित्सा करे और वो कुष्ठ के समान हो, चिकित्सा कुष्ठ की चिकित्सा हो। और ये लोमाद केशाद लोमाद लोमद्वीप सौरस औदुम्बर जंतु मात्र इस प्रकार के जो बताए गए हैं, तो इन सभी के बारे में सोचेंगे। तो शोणित जो कृमि है ऐसा निदान करके रक्त की शुद्धि हो, इसके बारे में सोचेंगे। उसमें अगर क्लेश बढ़ गया है, पीटीआईएनआर शायद करवा लेंगे। और अगर विस्कोसिटी बढ़ गई है, क्लेश बढ़ गया है, तो ये आम या कफ या मेद इसके जरिए हो सकता है। उसकी भलीभांति चिकित्सा करेंगे तो ये दृष्टि कम हो जाएगी, तो कुछ कृमि इसके लिए अवकाश नहीं रहेगा। और रक्तमोक्षण से भी इसमें फायदा इस प्रकार का सोक्षांत दर्शना, तो दिखाई देंगे ही ऐसा भी नहीं है, लेकिन निकल जाएंगे बाहर इस प्रकार से। तो कुष्ठ की निदान का परिवर्तन, इसका कारण अगर कुष्ठ जैसा है तो कुष्ठ के निदान का परिवर्तन इसमें आवश्यक इस प्रकार का होगा। और फिर कुष्ठ की चिकित्सा भी इसमें कारीगर इस प्रकार की है। जैसे गुल्म और उद्रोग के बारे में बताया गया है, तेषां गुल्मनिदानस्य समुत्थानश्च सर्वथा। तो रुद्रोग का कारण जो है वो गुल्म, जिस गुल्म के जो कारण है वही रुद्रोग का भी कारण है, इस प्रकार से बताया गया है। तो रुद्रोग में गुल्म के निदान विपरीत इस प्रकार चिकित्सा करनी है। इसी प्रकार इनमें कफज कृमि के या कुष्ठ की चिकित्सा, कफज कृमि में सॉरी रक्तज कृमि में कुष्ठ के निदान विपरीत इस प्रकार चिकित्सा करनी है, वो कारण टालने हैं और उसके विपरीत इस प्रकार चिकित्सा करनी है। ठीक है, कल आगे बढ़ाएं। आयुर्वेद
प्रकाण्ड निगदित इह हि शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांश सुष्ठुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति स सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनरुपमिलिष्यामः।